सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अनदर पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी द वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू द थर्मोडायनेमिक्स। इसका बेसिक पूरा आज क्लियर हो जाएगा, फिर हम आगे इसकी मेन प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं, फिर हम स्टडी कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स के इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। तो जो टर्म्स हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें आ जाएगा होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस सिस्टम, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, similarly state and path function and the various thermodynamic processes. So let's start. तो पहले हम देखेंगे what is homogeneous and heterogeneous system. So you are already aware about this that homogeneous हम तब बताते हैं जब composition and properties same होंगे throughout. That means एक ऐसा system जिसके अंदर composition and properties क्या होंगे same. homo का मतलब ही क्या होता है, that means same composition होना चाहिए. So if a system has same composition throughout, तो तब हम बताएंगे it is a homogeneous system. तो homogeneous system actually कब होता है, जब हमारे पास system के अंदर there is only one phase, जब सिर्फ एक ही phase होगा system के अंदर. जैसे सिर्फ solid ही है, एक ही फेज है, तो दैट सिस्टम विच कंटेन्स ओनली सॉलिड इन इट दैट इज ए होमोजीनियस सिस्टम. तो सिमिलरली इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं. अगर हमारे पास है मिक्सचर ऑफ गैसेस जो है इट इज़ ऑल्सो ए होमोजीनियस सिस्टम, बिकॉज जब आप दो या दो से ज़्यादा गैसेस को मिक्स करेंगे तो वहाँ पे भी क्या बन जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर. वहाँ पे भी कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम थ्रू आउट. सो दैट इज ऑल्सो ए होमोजीनियस सिस्टम विच कंटेन्स मिक्सचर ऑफ गैसेस. सिमिलरली अगर आपके पास है टू मिक्सेबल लिक्विड्स, अगर आपके पास दो मिक्सेबल लिक्विड्स है जैसे वाटर है और आपके पास अल्कोहल है, लेट्स टेक इथेनॉल, तो ये दो लिक्विड जो है ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो यहाँ पे भी कंपोजिशन हर जगह पे सेम हो जाता है. सो दिस सिस्टम विच कंटेन्स दिस वाटर एंड अल्कोहल मिक्सचर, सो दैट इज ऑल्सो ए होमोजीनियस सिस्टम. तो अब आप खुद बता सकते हैं व्हाट इज ए हेटेरोजीनियस सिस्टम. सो हेटेरोजीनियस सिस्टम जो है इट इज दैट टाइप ऑफ सिस्टम विच कंटेन्स मोर देन वन फेज, जिसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा फेज होगा, तब उसको बताएंगे इट इज़ ए हेटेरोजीनियस सिस्टम. एक से ज़्यादा फेज, जैसे अगर आपके पास है, हाँ, तो हेटेरोजीनियस में कंपोजिशन क्या होगा, सो दैट मीन्स इट हैज़ डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट. इसमें कंपोजिशन जो होता है दैट विल नॉट बी सेम, इट विल बी डिफरेंट. कहीं पे एक कंपोजिशन है, कहीं पे दूसरा कंपोजिशन, बट इट विल नॉट रिमेन सेम. जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा है हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन या होमोजीनियस सॉल्यूशन. तो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं सिस्टम की और सराउंडिंग्स की. सो हेटेरोजीनियस सिस्टम में अगर आपके पास है, लेट्स से वी आर हैविंग सॉलिड एंड वी आर हैविंग वाटर, और ये आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या सिस्टम कहलाएगा, हेटेरोजीनियस, क्योंकि इसकी कंपोजिशन हर जगह फिर सेम नहीं होगी. या अगर हमारे पास क्या है, टू इमिसिबल लिक्विड्स है हमारे पास, तो यहाँ पे भी क्या होगा, दैट कंपोजिशन सेम नहीं रहेगा. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजीनियस सिस्टम. जैसे टू इमिसिबल लिक्विड्स में अगर हमारे पास है वाटर एंड वी आर हैविंग ऑयल, तो ये आपस में अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, है ना. यू नो दैट ऑयल की डेंसिटी कम है, ये अबो रहेगा, वाटर विल रिमेन बिलो, पर ये कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है, तो इट इज़ ऑल्सो ए हेटेरोजीनियस सिस्टम. तो ये था व्हाट इज होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस सिस्टम. स्टेट ऑफ ए सिस्टम, या हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम. सिस्टम हमने ऑलरेडी देख लिया. सो व्हाट इज स्टेट ऑफ ए सिस्टम. स्टेट ऑफ ए सिस्टम मीन्स सिंपली द कंडीशन ऑफ सिस्टम. एक सिस्टम किस कंडीशन में. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हम लेते हैं कोई सा भी कंटेनर है, लेट्स से इट इज़ ए वेसल ऑफ कॉपर या कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल, इसमें आपने वाटर रखा हुआ है, तो ये इसके अंदर है, ये पूरा बंद है, तो ये वाटर जो है इट इज़ इन द विच स्टेट, इट इज़ इन द लिक्विड स्टेट. अब अगर इसका टेम्परेचर आप क्या करेंगे, कम करेंगे. सो इफ़ वी आर कीपिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे बताओ इसका स्टेट जो है अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा आप कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आइस. तो यही लिक्विड आपका आइस में कन्वर्ट हो गया. सो इट मीन्स
दैट स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज हो गया, तो ये किस कंडीशन में है? सो कंडीशन ऑफ सिस्टम दैट इज सिंपली द स्टेट ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम का जो स्टेट है ये हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? इट इज़ डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। जैसे अभी मैंने बताया टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे 0 डिग्री, इसका स्टेट चेंज हो जाएगा। सो state of a system, it depends on the condition, it depends on temperature, pressure, volume, similarly composition of system है ना, इस system का composition क्या होगा, या it depends on the number of moles या number of molecules है ना। so these terms जो है इनको हम कहते हैं state variables, they are known as स्टेट वेरिएबल्स, जिनको हम चेंज करते हैं और जिनके चेंज करने से सिस्टम का स्टेट चेंज होता है, और दे आर आल्सो नोन एज स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन आगे हम देखेंगे, पाथ एंड स्टेट फंक्शन, और दे आर आल्सो नोन एज थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स। सो दे आर आल्सो नोन एज थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स। तो क्या समझ में आया? दैट स्टेट ऑफ ए सिस्टम जो होता है, इट इज सिंपली इट रिप्रेजेंट इज द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम। एक सिस्टम किस कंडीशन में है, उसके अंदर क्या है, उसके कंडीशंस है ना पूरे, दैट इज द स्टेट। और ये स्टेट कैसे चेंज होता है, कैसे आपको पता चल जाएगा कि एक सिस्टम का क्या स्टेट है? सो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, नंबर ऑफ मोल्स, और ये जो सभी टर्म्स है इनको ही हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स, इनको ही हम या क्या कहते हैं स्टेट फंक्शंस, और दे आर आल्सो नोन एज थर्मोडायनामिक पैरामीटर, जिससे आपको पता चल जाता है दैट व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। या दैट मीन्स अगर आपको एक सिस्टम का स्टेट चेंज करना है तो आपको ये चेंज करने पड़ेंगे स्टेट वेरिएबल्स। जैसे अभी हमने बताया कि जैसे दैट इफ़ यू हैव टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस, तो आप क्या वहाँ पे करेंगे, लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना है, यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन, इट इज़ ए स्टेट। सो स्टेट एंड पाथ फंक्शन ये आगे डिटेल में आ जाएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो पहले हम देखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है ये हम उस प्रॉपर्टी को बताते हैं whose value does not depend on the quantity of matter or the size of the matter, or we can say the amount of the substance. So let's define intensive property is that property whose value does not depend, इसका वैल्यू डिपेंड ही नहीं करता है on the size or quantity of matter, size और क्वांटिटी ऑफ मैटर, या अगर हम क्वांटिटी के बदले क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर। तो अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू जो है डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड ही नहीं करता है किस पे, साइज या क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, उसको हम बताएंगे दैट इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसे हमारे पास है जिनका वैल्यू डिपेंड ही नहीं करता है किस पे, साइज ऑफ मैटर पे या क्वांटिटी, चाहे क्वांटिटी कम हो या ज़्यादा हो, तो इन प्रॉपर्टीज़ पे उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तब हम क्या बताएंगे कि ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, देयर वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। सो देयर वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस या नेचर ऑफ मैटर। एक सब्सटेंस का कैसा नेचर है उस पे इसका वैल्यू डिपेंड करता है, बट नॉट ऑन द साइज और द क्वांटिटी ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं विच डज नॉट, हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज और द क्वांटिटी ऑफ मैटर। सो वी आर हैविंग जस्ट लाइक टेम्परेचर, जस्ट वी आर हैविंग प्रेशर, जैसे हमारे पास है डेंसिटी, या जस्ट हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है इन द प्रीवियस यूनिट, सरफेस टेंशन हमने पढ़ा है, विस्कोसिटी हमने पढ़ा है। ये ऐसे प्रॉपर्टीज़ है विच आर इंटेंसिव। या हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या जैसे हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट, जैसे हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट, या जैसे हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट। सो ये सभी एटसेट्रा करके बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में, विच या हुज वैल्यू
डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज और क्वांटिटी ऑफ मैटर। देखो कैसे, जैसे मुझे बताओ, अगर आपके पास टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे, लेट्स से अगर आपके पास है एक कंटेनर है जिसके अंदर आपने वाटर रखा हुआ है, और इसका टेम्परेचर लेट्स से हमने इस वाटर को बॉयल किया, सो वाटर बॉयल इज एट 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। तो ये जो टेम्परेचर है ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब अगर चाहे वाटर आपने कम लिया या ज़्यादा लिया, वाटर इसी टेम्परेचर पे क्या होता है, बॉयल होता है। तो टेम्परेचर जो है इसका वैल्यू साइज़ या क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये अभी हम और डिटेल में बताएंगे। या जैसे मुझे बताओ, आपको देखना है मेल्टिंग पॉइंट है ना। जैसे व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, इस पे ये मेल्ट होता है। पर मुझे बताओ, अगर आपने लिया एक बड़ा सा क्रिस्टल आइस का, तो इसमें भी जब आप मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। चाहे अब अगर आप स्मॉल पीस इस आइस का लेंगे तब भी आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इट विल बी सेम। तो दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सो दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सो हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज और क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ऑल दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो लेट्स सी extensive property. So extensive property is that property whose value depends, है ना, यहाँ पे ये सिंपली लिखेंगे that whose value depends on the size or quantity of matter. Whose value depends on the size or quantity of matter, that is your extensive property. जिस भी प्रॉपर्टी का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ मैटर पे या क्वांटिटी पे या उसके अमाउंट पे, सो सच प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल, वी आर हैविंग वॉल्यूम है हमारे पास, या वी आर हैविंग मास है हमारे पास, ठीक है ना। वी आर हैविंग इंटरनल एनर्जी, आगे आ जाएगा, ये हमें डिटेल में पढ़ना है व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी। या इसके बाद हमें पढ़ना है व्हाट इज़ एंथैल्पी, आगे फिर हमें पढ़ना है व्हाट इज़ एंट्रोपी, आगे हमें पढ़ना है व्हाट इज़ गिब्स फ्री एनर्जी। ये टॉपिक्स आगे इसी में आ जाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं, दे आर एक्सटेंसिव, दैट मीन्स इनका वैल्यू डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, या वी कैन से साइज ऑफ मैटर पे। सो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, अगर हमारे पास मास है, अगर हम स्मॉल पीस ले रहे हैं आइस का, तो मुझे बताओ इसका मास कम होगा। इफ़ वी टेक द बिगर पीस ऑफ आइस, है ना, किसी भी सबस्टेंस का बिगर पीस लेंगे उसका मास ज़्यादा होगा, स्मॉलर पीस लेंगे उसका मास कम होगा। तो इसका वैल्यू डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, साइज पे डिपेंड करता है, या सिमिलरली वॉल्यूम। Now let's understand these two properties, intensive and extensive property को हम डिटेल में यहाँ पे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा इससे। लेट्स टेक, वी आर हैविंग ए क्यूब विच कंटेन्स ए गैस इन इट। कोई सा भी यहाँ पे हम क्यूब लेंगे, सो लेट्स हैव, ना ये जो कंटेनर है, लेट्स से इसके अंदर हमारे पास कोई गैस है, लेट्स से वी आर हैविंग ऑक्सीजन गैस। अब मुझे बताओ, लेट्स से इसका जो पहले वॉल्यूम था दैट्स V, इसका जो टेम्परेचर था दैट्स T, प्रेशर जो था दैट्स P, डेंसिटी जो है दैट वाज रो, एट्सेट्रा। अब मुझे बताओ इसका मास, लेट्स से मास ऑफ द गैस इट वाज m। अब अगर यहाँ पे हम एक पार्टीशन ले रहे हैं ना, इसको इक्वली क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इनटू 2 हॉल्स, है ना। इस पूरे जार को जिसमें हमने गैस रखा हुआ है, इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ताकि अब जो मास है गैस का, यहाँ पे कितना मास अब रहेगा, m/2, क्योंकि हाफ, और यहाँ पे भी मास m/2। सिमिलरली वॉल्यूम क्या होगा, v/2, और यहाँ पे भी वॉल्यूम v/2। सिमिलरली डेंसिटी रो, डेंसिटी ऑफ गैस विल रिमेन सेम। सिमिलरली टेम्परेचर भी रहेगा सेम, जो टेम्परेचर यहाँ पे होगा यहाँ पे भी सेम, प्रेशर जो यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी प्रेशर सेम, पर वेरी जो यहाँ पे होगा दैट इज दिस वन, मास एंड वॉल्यूम, नॉट द डेंसिटी।
डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर ये चेंज नहीं हो जाएंगे। सो दैट इज़ वाई इससे क्या समझ में आ गया दैट ये जो मास है इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, या इसका जो वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ मैटर। सो दैट्स वाई मास एंड वॉल्यूम जो है दे आर योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। पर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आपने इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे कम गैस बचा, यहाँ पे भी कम है ना, हाफ हाफ हो गया अब इसका। पर यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ पे भी होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर डिपेंड ही नहीं करता है ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। सो दैट्स योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट है ना, प्रेशर इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। सिमिलरली जो डेंसिटी है ये भी डिपेंड नहीं करता है किस पे, क्वांटिटी ऑफ मैटर। जो डेंसिटी गैस की इस हाफ में होगा तो इस हाफ में भी यू विल फाइंड दैट द डेंसिटी विल रिमेन सेम। तो डेंसिटी जब सेम होगा तो दैट मीन्स इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव कौन कौन सा है, वॉल्यूम है, मास है, इंटरनल एनर्जी, आगे सभी टर्म्स आ जाएंगे। बस अभी आप याद रखेंगे कि यू शुड बी knowing what is intensive and what is extensive property। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसका वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा किस पे, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे या साइज ऑफ मैटर पे। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती है जिनका वैल्यू डिपेंड करेगा ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर और वी कैन से साइज ऑफ मैटर। तो जैसे हमारे पास है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ लाइक वी आर हैविंग वॉल्यूम, मास, इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा। नाउ नोट डाउन हियर दैट अगर हमारे पास देखो अभी हमने क्या देखा, हमारे पास वी नो दैट डेंसिटी किसके बराबर है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो यहाँ पे मास और वॉल्यूम जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मास एंड वॉल्यूम बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ये दोनों कैसे हैं, बोथ आर एक्सटेंसिव। अब इनका जो रेशियो है मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज द डेंसिटी। तो डेंसिटी अभी मैंने बताया दैट इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। So density is an intensive property. So this point is to be noted down. तो ये आप लिखेंगे that the ratio of two intensive properties, ratio of two extensive properties, it is always an intensive property. So note down this, that ratio of two extensive properties, ratio of two extensive properties is always an intensive property। क्या बताया कि अगर दो प्रॉपर्टीज जो है एक्सटेंसिव है और इनका रेशियो हम ले रहे हैं तो वो जो रेशियो इनका है दैट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इट इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, और मास वॉल्यूम दोनों क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली आप याद रखेंगे, जैसे मुझे बताओ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में एक और यहाँ पे ऐड आप कर सकते हैं दैट इज़ द हीट कैपेसिटी। सो हीट कैपेसिटी जो है इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पर मैंने अभी बताया इंटेंसिव प्रॉपर्टी में दैट स्पेसिफिक हीट, या जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स जब हम किसी प्रॉपर्टी का स्पेसिफिक वैल्यू लेते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कितना अमाउंट, ठीक है ना, तो वहाँ पे वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव बन जाती है। जैसे हीट कैपेसिटी इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पर अगर हम लिखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट विल बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और सिमिलरली क्या बताया, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इट इज़ ऑलवेज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे इसमें और एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, जैसे हमारे पास है वी आर हैविंग मोल फ्रैक्शन जो है, यू ऑलरेडी नो मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्काई, है ना, और ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और ये जो मोल फ्रैक्शन है इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यही आपको याद रखना है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि दैट द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज, सो इट इज़ ऑलवेज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर आपके पास है मास फ्रैक्शन, तो मास फ्रैक्शन जो है ये हम निकाल सकते हैं ना, जैसे लेट्स से मास ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट ए अपॉन द टोटल मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स दैट इज एम ए प्लस एम बी। तो यहाँ पे भी मास फ्रैक्शन जो है इट इज़ रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, है ना। मास कौन सी प्रॉपर्टी है, इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे
it is an intensive property. So ratio of two extensive properties, it is always an intensive property. So hope that आपको clear हुआ होगा कि what is an intensive and what is an extensive property. Now let's see what is a state function and what is a path function. State function हम उस function को कहते हैं whose value depends only on the initial and the final state and is independent on the path followed. तो आप पहले लिखेंगे state function is that function whose value depends on only initial and final state but is independent on nature of path followed. Nature of path followed. So क्या बताया? That path function, state function is that function whose value depends on only initial and the final state but is independent on nature of path followed. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई ऐसा फंक्शन है हमारे पास जिसका वैल्यू सिर्फ डिपेंड करेगा स्टेट पे, इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे, बट ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, दैट फंक्शन इज कॉल्ड द स्टेट फंक्शन. फॉर एग्जांपल हमारे पास है वी आर हैविंग टेम्परेचर, वी आर हैविंग प्रेशर, वी आर हैविंग वॉल्यूम, ठीक है ना. ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये जो फंक्शंस है, दे आर ऑल स्टेट फंक्शंस. इनका वैल्यू सिर्फ डिपेंड करता है ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट. जैसे हमारे पास है नेक्स्ट इंटरनल एनर्जी हमारे पास, इट इज़ ए स्टेट फंक्शन. ये आगे हमें डिटेल में स्टडी करना है इंटरनल एनर्जी. सिमिलरली एंथैल्पी, इसको भी आगे हमें देखना है, पर यहाँ पे आप याद रखेंगे ये है क्या, दे आर द स्टेट फंक्शंस. या सिमिलरली हमारे पास है एंट्रोपी, या हमारे पास है गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, ये आगे आ जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी. सो ऑल दीज आर स्टेट फंक्शंस. इन सभी का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है किस पे, इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द मैटर पे, बट नॉट ऑन द पाथ फॉलोड. सो दिस इज द स्टेट फंक्शन. नेक्स्ट यहाँ पे आप याद रखेंगे व्हाट इज ए पाथ फंक्शन. सो पाथ फंक्शन इज दैट हुज वैल्यू डिपेंड्स only on the path but not on the initial and the final state. So simply whose value depends on nature of path followed. Nature of path followed. So that is the path function. So path function जो होता है इसका वैल्यू पाथ पे डिपेंड करता है. जैसे इसमें एग्जांपल आप याद रखेंगे, वी आर हैविंग हीट वर्क, हीट ट्रांसफर जो है it is not a state function but a path function. Similarly work है आपके पास, it is also a path function. Similarly अगर लेंथ की हम बात करेंगे, it is also a path function. तो ये जो है इनका वैल्यू पाथ पे डिपेंड करता है न कि स्टेट पे. सो दीज आर द पाथ फंक्शंस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. जैसे मुझे बताओ, इफ ए पर्सन, है ना, person has to go from the ground floor up to the third floor, fifth floor of a building. तो मुझे बताओ जब ये पर्सन टॉप फाइनल फ्लोर पे पहुंच जाएगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे होगी वो सेम होगी, चाहे ये स्टेयर से चला गया या चाहे ये लिफ्ट से चला गया, है ना. सो इफ़ ए पर्सन इज़ गोइंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर अप टू द थर्ड और फोर्थ फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, तो मुझे बताओ इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे होगी दैट विल बी सेम, चाहे ये बाय स्टेयर से चला गया या चाहे बाय लिफ्ट से. तो पोटेंशियल एनर्जी जो है व्हाट इज़ दैट इज़ अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि इसका वैल्यू जैसे यहाँ पे मैंने बताया इंटरनल एनर्जी है ना, एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, ये स्टेट फंक्शन है बिकॉज इसका वैल्यू जो है इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पाथ. कौन सी पाथ इसने इख्तियार की, चाहे स्टेयर से चला गया या चाहे लिफ्ट से, बट पोटेंशियल एनर्जी विल बी सेम एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग जहाँ पे ये अब है फाइनल स्टेट, है ना. तो दैट मीन्स इसका वैल्यू सिंपली किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट पे. पहले इनिशियल स्टेट देन द फाइनल स्टेट. अब मुझे बताओ जब ये वहाँ पे चला गया, अब जब ये स्टेयर से चला गया तो तब मुझे बताओ वर्क जो है
इसने जो काम किया, वर्क डन बाय द लेग्स, है ना, जो काम इसके टांगों ने किया, जब ये स्टेयर से चला गया तो ज़्यादा थकावट आ जाएगी, जब लिफ्ट से जाएगा तो वर्क डन इज़ लेस, तो दैट मीन्स वर्क का जो वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पाथ। जब ये स्टेयर से चला गया तो इसके लेग्स ने बहुत ज़्यादा काम किया, और जब ये लिफ्ट से चला गया तो काम इसने कम किया, तो दैट मीन्स वर्क का जो वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड, सो वर्क इज़ देयर फॉर अ पाथ फंक्शन। सिमिलरली हीट ट्रांसफ़र, हीट कब ट्रांसफ़र होती है, जब वी आर हैविंग टू बॉडीज़, है ना, अगर हमारे पास है लेट्स से बॉडी ए एंड बॉडी बी एंड दे आर इन कंटैक्ट विद ईच अदर, है ना, अब इसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है, अब यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगा, हीट फ्लो होगा, तो दैट मीन्स हीट इज़ आल्सो ए पाथ फंक्शन। इसका वैल्यू जो है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड। सिमिलरली लेंथ, है ना, मुझे बताओ अगर एक पर्सन जा रहा है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, अब ये डायरेक्ट भी जा सकता है ना, अब अगर ये पहले यहाँ से गया यहाँ फिर यहाँ वापस, तो ये जो दो पाथ्स मैंने यहाँ पे बनाए तो इनका वैल्यू तो सेम नहीं है, लेंथ तो यहाँ पे सेम नहीं है, सो लेंथ का भी वैल्यू जो है इट डिपेंड्स on the nature of the path followed. So that's why length, similarly work and heat transfer, you will remember they are what? They are the path functions, and state functions में आ जाएगा temperature, pressure, volume, similarly mass and density etc. बहुत सारे ऐसे properties है, internal energy, enthalpy, all these are state functions. So hope that you have understood what is a state function and what is a path function. तो इसके आगे next क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।